गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पुनः दूसरे सीरीज में संदीप जी आपका काफी स्वागत है। संदीप जी कोई परिचय के मोहताज नहीं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इनकी अच्छी खासी पकड़ है और बहुत सारे मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने फाइनेंस को देखा है, बजट को देखा है। हमारा देश भारत कृषि प्रधान देश है, जहां की 80% जनता आज भी ग्रामीण परिवेश में रहती है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि वह अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट कैसे करें, और जब तक शायद पता चलता है तब तक समय खत्म हो जाती है। इसी मुद्दे को उठाते हुए हम बातचीत करने वाले हैं सर से। इसी फिलॉसफी के साथ रॉबिन्स की इकोनॉमिक्स की फिलॉसफी, सीमित साधनों का वैकल्पिक प्रयोग कैसे करें, आपके पास जो भी पैसा है उसका उपयोग कैसे सुदृढ़ रूप से करें। तो आज हम बातचीत आरंभ करने से पहले हम बातचीत करते हैं भारत के शेयर मार्केट में हमारे जो कृषक वर्ग है, जो फार्मर लोग हैं, वो लोग अपने पैसा को कैसे इन्वेस्ट करें। सर, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? सबसे पहले नमस्कार आपको और आपके श्रोताओं को भी। जो बेसिकली आपका क्वेश्चन है वह बहुत वैलिड क्वेश्चन है कि भारत में जो भी शेयर मार्केट है हमारा, उसमें सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, अच्छा पार्टिसिपेशन होना चाहिए। एंड इसका लाभ जो हमारा शेयर मार्केट ग्रोथ कर रहा है और हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, और फिर हम आगे 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन का भी सपना अपना और उसके भी आकार और खाका को हमारा कंट्री तैयार करके बैठा है और हम उसको ज़रूर अचीव करेंगे। उसमें आपका बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है कि उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन इंश्योर करें और उससे सब कोई लाभान्वित हो। यस सर। एक्चुअली अगर हम बात करें शेयर मार्केट का, तो शेयर मार्केट में बेसिकली 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन खुला हुआ है सब लोगों के लिए। एक तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आप खुद से या किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद से डायरेक्ट खुद BSE और NSE जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज है, प्रोमिनेंट स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में, उसमें जो भी शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं उसमें डायरेक्ट अपना शेयर खरीदे एंड उसको रखें लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, जैसा भी आपका गोल है, और फिर उसको बेचें और जो भी उससे प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को अर्न करें। सर, एक छोटा सा क्वेश्चन ये है सर, अक्सर जब मैं रूरल एरिया में, देहाती क्षेत्र में खासकर मैं जाता हूं, तो लोग पूछते हैं इक्विटी क्या है और इसे हम कैसे समझ सकते हैं एक साधारण शब्दों में। इक्विटी का मतलब सिंपल है, शेयर ऑफ द कंपनी, मीनिंग देयर बाय कि कंपनी का जो कैपिटल होता है बेसिकली, वो कैपिटल शेयर के रूप में कंपनी लोगों को इशू करती है। या अगर कंपनी का फॉर्मेशन होना है तो उसमें हमें कैपिटल डालना पड़ता है कि हमारा शेयर कैपिटल इतना होगा। जो शेयर कैपिटल है, शेयर्स हैं, वही उसी को नॉर्मली लोग इक्विटी कहते हैं। अच्छा। और वही इक्विटी बेसिकली कोई भी बंदा जो लिस्टेड कंपनी है उसमें कोई भी आदमी अगर उसका शेयर एक्टिवली ट्रेड हो रहा है NSE और BSE में, तो कोई भी आदमी उसमें जाकर के अपना हिस्सेदारी खरीद सकता है। और इक्विटी शेयर होल्डर इज कंसिडर्ड ओनर ऑफ द कंपनी। वो उसके पास वोटिंग राइट होता है, उसको डिविडेंड भी मिलेगा। अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो उसके पास वोटिंग राइट भी होता है। वो AGM वगैरह मीटिंग में भी जाकर के अपना वोट एक्सरसाइज कर सकता है और पार्टिसिपेट कर सकता है। एंड उसको सारे इन्फॉर्मेशंस मिलते रहते हैं कंपनी के टाइम टू टाइम, कंपनी के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह भी मिलते रहते हैं। वो बेसिकली इक्विटी इज शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, जिसको जो भी ट्रेडेड है, लिस्टेड कंपनी है जिनका इक्विटी शेयर ट्रेड होता है, उसको कोई भी खरीद सकता है। और जो भी खरीदार होगा वो ओनर, स्वामी माना जाएगा एक हिस्से का। जो जितना भी वो हिस्सा खरीदता है, जैसे अगर लाखों शेयर हैं उसमें से एक भी शेयर आप खरीद लिए तो आप एक शेयर के आप हिस्सेदार, उस कंपनी में एक शेयर के हिस्सेदार बन गए। दूसरी ओर एक काफी प्रचलन था आज से कुछ दिनों पहले FD, PPF और LIC वगैरह में। आज के परिप्रेक्ष्य में आप इसे कैसे देखते हैं? ठीक है, देखिए ये सब ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं और इसमें भी रिटर्न्स हैं, ऐसा नहीं कि रिटर्न नहीं है। बट एक्चुअली हम लोग शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट में पार्टिसिपेशन के जो मैंने बताया तरीके, अभी उस पर हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर में। बट उसमें इन्वेस्टमेंट करने का मेन उद्देश्य ये है कि फॉर एग्जांपल हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है FD का या PPF का, APF का या सुकन्या समृद्धि का जो भी है, वो उतना ही रिटर्न कमाता है बाय एंड लार्ज जितना हमारा इन्फ्लेशन होता है, उससे थोड़ा कम ही होता है। अगर हम पोस्ट टैक्स, मतलब उसमें से टैक्स का पोर्शन काटने के बाद जो एक इंड इन्वेस्टर के हाथ में आएगा अल्टीमेटली, उसका अगर हम रिटर्न देखें तो हमारे कंट्री में जो अभी इन्फ्लेशन का रेट चल रहा है
फॉर एग्जांपल 6% से 7% के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है, सो उनका रिटर्न 6-7% से कभी कभी कम होता है। हालांकि अभी थोड़े से समय में भी इंटरेस्ट कई स्कीम्स में बढ़ाई है गवर्नमेंट ने, बट अगर हमारे रिटर्न्स जो भी मिल रहे हैं वो इन्फ्लेशन से कम है, सो हमारे पैसे को एक तरह से इन्फ्लेशन ईटअप कर रहा है, खा रहा है धीरे धीरे, और हम कभी भी उससे कुछ बढ़िया बचत नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जितना भी हम बचाएंगे। क्या होता है, अगर साधारण शब्दों में अगर आप बताएं तो इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन बेसिकली एक सूचक है, वो मापता है हमारे महंगाई को। जो कंट्री में महंगाई होती है किसी भी चीज़ों का, खाने पीने का या मेटल्स का या किसी भी चीज़ का, जो महंगाई बढ़ती है एक समय से दूसरे समय में, तो उसको बेसिकली इन्फ्लेशन एक इंडिकेटर है। जो कहने का तात्पर्य, अगर 100 रुपया मैं जमा करता हूं और 10% का मुझे इंटरेस्ट मिलता है, तो मतलब साल भर के बाद यदि मुझे 110 रुपया मिलता है, तो वास्तव में मार्केट का वैल्यू उस 100 रुपया का आफ्टर 1 ईयर इक्विवेलेंट टू 110 रुपया हो जाता है। कहने का तात्पर्य मुझे उस पर कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाता, बट उतना ही आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। सो एक तरह से आप देखें कि फॉर एग्जांपल अगर आपने अभी 7% अगर इंटरेस्ट का रेट है, आपके 100 रुपये का 107 रुपया फॉर एग्जांपल बन गया, बट साथ में इन्फ्लेशन भी 7 रुपया है, तो हर चीज़ जो आप खरीदते हैं आज 100 रुपये में, वो भी आपको 107 रुपये में मिलेगा। तो अल्टीमेटली आपका बचत नहीं हुआ, कोई बचत नहीं हुआ। कभी कभी इंटरेस्ट रेट और जो भी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट के रिटर्न्स हैं वो इन्फ्लेशन से कभी कभी कम हो जाते हैं, तो उस केस में आप डिफिसिट में चले गए, नुकसान में चले गए। सो अल्टीमेटली इसके लिए, इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग अगर इक्विटी में भी ऑप्शन देखें इन्वेस्टमेंट का, फिर उसका जो रिटर्न है, अगर मैं हिस्टोरिकल रिटर्न देखूँ इक्विटी मार्केट का इंडिया में, वो कहीं भी 17 से 20% के बीच में रहा है ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर 10 ईयर्स का। अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, उसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे, तो इक्विटी मार्केट का रिटर्न बहुत अच्छा रहा है। मतलब आपके इन्फ्लेशन के डिजिट से ऑलमोस्ट दुगुना या कभी कभी 3 गुना भी रहा है जो हमारा इन्फ्लेशन हो रहा है। तो एक्चुअली आप बचा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 20% का रिटर्न इक्विटी मार्केट आपको देता है ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर 6 ईयर 7 ईयर, आपका जो भी इन्फ्लेशन है वो फॉर एग्जांपल 6% 7% रहता है, तो भी आप उसमें 20% उसमें अगर 6% हटा देता हूँ तो भी आपका 14% नेट बेनिफिट, नेट सेविंग है आपका। तो आप ये सोच सकते हैं कि आपके बचत जो भी आपने किया है और वो पैसा जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है वो एक्चुअली कुछ रिटर्न कमा रहा है। अदरवाइज़ अगर वो इक्वल रिटर्न कमाता है जितना इन्फ्लेशन है, तो आपके हाथों में कुछ नहीं है। सो अभी हम लोग मैं अगेन कनेक्ट करूंगा जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा था कि भारत में जो शेयर मार्केट है उसमें कैसे इन्वेस्ट करें। सो एक मैंने ऑप्शन बताया था डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, और दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है थ्रू म्यूचुअल फंड। सो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बिकॉज जो हमारी डिस्कशन हुए हैं, जिस मास को कैटर करने के लिए हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं, उनके लिए मैं अभी डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, बट उनके लिए अभी सुटेबल नहीं है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट, बिकॉज उसके लिए बहुत एनालिसिस चाहिए, बहुत स्टडी चाहिए। आपको कंसिस्टेंट रूप से एनालिसिस करना पड़ेगा, कंपनियों को समझना पड़ेगा, उनके बिजनेस मॉडल को समझना पड़ेगा, तब जा कर के कहीं आप इन्वेस्टमेंट करने के पोजीशन में होंगे। सेकेंड ऑप्शन खुलता है हमारे पास थ्रू म्यूचुअल फंड्स, कि हम म्यूचुअल फंड के थ्रू भी कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। अब बेसिक क्वेश्चन होता है कि म्यूचुअल फंड है क्या, बेसिकली ये कैसे काम करती है। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले उसमें जाता हूँ डायरेक्ट ट्रेडिंग के ऑप्शन पे। फॉर एग्जांपल इंडिया में डायरेक्ट ट्रेडिंग करने अगर मैं जाता हूँ और मुझे अच्छे शेयर्स चाहिए, सो अच्छे शेयर्स में जैसे MRF का शेयर है वो थाउजेंड्स में है, मतलब 80-90,000 का एक शेयर है। अगर मैं आइशर लेने जाता हूँ, आइशर ट्रैक्टर, आइशर मोटर, तो उसका 3000 का एक शेयर है। इन्फोसिस का हो गया, TCS का होगा 3000, 2700, इस तरह से मारुति का अगर मुझे शेयर खरीदना है तो मुझे 8000 का एक शेयर पड़ेगा। तो अगर मैं पर्सनली इन डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन स्टॉक मार्केट में रखना चाहता हूँ, देन मुझे बहुत बड़ा कैपिटल लेके बैठना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा पार्टिसिपेशन इंडिया के अच्छे से अच्छे कंपनियों में हो, तो उसके लिए बहुत बिग चंक ऑफ कैपिटल की और इन्वेस्टेबल सरप्लस की ज़रूरत होगी। अब दूसरी तरफ हम म्यूचुअल फंड पे आते हैं। म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो AMC होते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, वो क्या करती है कि बहुत सारे लोगों से पैसा लेती है। बहुत सारे लोगों से पैसा लेके वो एक जगह इकट्ठा करती है। म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं बहुत सारे जगहों से पैसा लेकर के इकट्ठा करते हैं, और फिर उन सारे पैसों को जो म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर होता है, जो हाईली क्वालिफाइड होता है, हाईली स्किल्ड होता है, जिसके पास मार्केट की पूरे नब्ज़ की पकड़ होती है, जिसके पास बहुत सारे एनालिसिस होते हैं, जिसका एकेडमिक बैकग्राउंड भी सपोर्ट करता है, और फिर वो कनेक्टेड भी होता है इंडस्ट्री में बाय एंड लार्ज, वो सारे स्किल्ड लोग एनालिसिस बैकएंड में करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि किस कंपनी में कितने परसेंटेज में हमें लगाना है पैसे को।
सो आपका जो भी पैसा है, एक इंडिविजुअल आदमी 500 रुपया भी लगा सकता है मिनिमम शेयर म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड में 500 रुपीज़ से भी लगा सकता है, 1000 भी लगा सकता है, 5000 भी लगा सकता है। और विद द हेल्प ऑफ दिस 500, 1000 एंड 2000 रुपीज़ ही कैन इंश्योर पार्टिसिपेशन इन मल्टीपल कंपनीज, गुड कंपनीज, ब्लू चिप कंपनीज। सो वो क्या करते हैं फंड मैनेजर्स, आपसे हमसे सबसे जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर है, वो सारा अपना पैसा उनसे इकट्ठा करके और अपने एक्सपीरियंस, एनालिसिस एंड विजडम के बेसिस पे बहुत सारे कंपनियों में छोटे छोटे पोर्शंस में इन्वेस्ट करता है और फिर वो जो रिटर्न कमाता है अल्टीमेटली फिर इन्हीं लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता है। अच्छा। अब मेजरली अगर हम बात करें कि म्यूचुअल फंड में क्या है ऑप्शन, म्यूचुअल फंड में भी मल्टीपल ऑप्शंस है। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड अगर हम कैटेगरी से देखें तो मेजर 5 कैटेगरीज के होते हैं। एक इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होता है, दूसरा डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होता है, तीसरा हाइब्रिड, दोनों नाम से ही समझ में आता है कि थोड़ा इक्विटी थोड़ा डेट, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होता है। एंड फोर्थ वन होता है हमारा सॉल्यूशन ओरिएंटेड। फॉर एग्जांपल किसी को अपने रिटायरमेंट का प्लानिंग करना है, किसी को चाइल्ड एजुकेशन का प्लानिंग करना है, किसी को चाइल्ड मैरिज का प्लानिंग करना है। सो स्पेसिफिक सॉल्यूशन, स्पेसिफिक गोल ओरिएंटेड वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, तो उसको सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कहते हैं। फोर्थ वन इज़ अदर्स। फॉर एग्जांपल आप इन तीनों में से, चारों में से किसी में इंटरेस्टेड नहीं, आप चाह रहे हैं कि मैं जो निफ्टी है और सेंसेक्स है उसमें जितने भी शेयर्स हैं उनको ट्रैक करने वाला कोई अगर चीज़ हो तो मैं उसमें इन्वेस्ट करूं, तो वो फिर निफ्टी में और उसमें इन्वेस्ट करता है, या अदर ऑप्शन लाइक कभी कभी ETFs में भी करता है। फॉर एग्जांपल आपको अपने डॉटर के मैरिज के लिए आज से 15-20 साल बाद डॉटर या सन के मैरिज के लिए गोल्ड की रिक्वायरमेंट है। आज के डेट में फिजिकल गोल्ड होल्ड करना एक रिस्की चीज़ है, तो फिर वो गोल्ड ETF भी होते हैं जो बैक टू बैक आपके पैसे को गोल्ड में इन्वेस्ट करेगा और आपको एक सिर्फ सर्टिफिकेट देगा, आपके पास वही शेयर का फोलियो होगा। तो वो ट्रैक जैसे जो भी आपका रिटर्न आ रहा है गोल्ड में, जो भी इन्फ्लेशन प्राइस राइज गोल्ड में हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आज के बाद, आज से 20 साल बाद अगर गोल्ड आपको आज 100 रुपये में मिल रहा है फॉर एग्जांपल, और उस समय अगर 1000 रुपये में मिलेगा, आप 20 साल बाद अपना जो SIP है उसको रिडीम करेंगे तो आपको वही रेट का अमाउंट मिल जाएगा, रिटर्न मिल जाएगा आपको। तो गोल्ड में जो रिटर्न आ रहे हैं वो रिटर्न आपको गोल्ड ETF में मिलेगा। तो अदर्स में ये सारी चीज़ें होती हैं। सो ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का। मतलब आपको गोल्ड नहीं मिलेगा लेकिन गोल्ड की वो सारी फैसिलिटीज जो मिलनी चाहिए वो मिल जाएगी, और अब जब भी गोल्ड खरीदने जाएंगे आप खरीद पाएंगे। जो भी इन्फ्लेशन का बेनिफिट है कंपाउंड होकर के वो सारा आपको मिलेगा। दूसरी बात, आज के डेट में LIC पॉलिसी के बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, अगर हम इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखें तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे LIC पॉलिसीज़ भी वही रिटर्न देती हैं जो आपके ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे FDs में जो रिटर्न मिल रहा है, PPF में, APF में जो रिटर्न्स मिल रहे हैं, किसान विकास पत्र में, ये सारे जो रिटर्न्स मिल रहे हैं बाय एंड लार्ज उतना ही रिटर्न देगा LIC। तो एक्चुअली LIC को हम लोग इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन के तौर पर ना देख करके रिस्क कवर के ऑप्शन पे देखें। LIC भी ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि LIC नहीं लेना चाहिए, बट अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए अगर कुछ देख रहे हैं, इफ़ यू आर टारगेटिंग इन्वेस्टमेंट, देन यू हैव टू थिंक ऑफ अनदर ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट लाइक म्यूचुअल फंड्स और अदर ऑप्शंस जो भी हैं शेयर मार्केट में, वो भी आप देखिए। बिकॉज ट्रेडिशनल में वही मैंने अगेन बताया कि जो रिटर्न आपको देगा उतना इन्फ्लेशन या उससे ज़्यादा कहीं इन्फ्लेशन। LIC एक लाइफ सेविंग है, या कह सकते हैं किसी प्रकार के अनफॉर्चुनेट इवेंट आपके फैमिली में हो जाती है बिल्कुल, तो उसके समय ये फुलफिल करता है। ये कोई इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, हाँ सुटेबल नहीं है, मतलब सुटेबल नहीं है। बट हाँ, अब अगर हम बात करें कि गाँव में या सुदूर क्षेत्रों में जो रहने हैं, अगर उनको बाकी चीज़ों में कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो एटलीस्ट वो अपने लाइफ का कवर जरूर रखें, बिकॉज ये आपको अल्टीमेटली आपके फैमिली और आपके बच्चों को सपोर्ट जरूर करता है और एक स्टीडी रिटर्न ऑफ इनकम जरूर कमाता है। बट ये रिटर्न ऑफ इनकम अगेन मैंने जो आपको एग्जांपल दिया पहले, इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएगा, इन्फ्लेशन को कभी भी बीट नहीं कर पाएगा। इन्फ्लेशन को अगर बीट करने का मतलब कि इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न कमाने का अगर आपका एम है, टारगेट है, देन आपको एक बार इक्विटी मार्केट में जो भी आना ही पड़ेगा। और मैं हमेशा यही बोलता हूँ लोगों को जिनके पास भी सेट स्किल नहीं है, जिनको इक्विटी मार्केट के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, वो हमेशा उनके लिए बेहतर है कि वो म्यूचुअल फंड के थ्रू करें। बिकॉज म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर है वो स्किल्ड है और वो रेगुलेटेड भी है, सेबी से, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से रेगुलेटेड भी है। तो आपको कोई फियर भी नहीं है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ धोखाधड़ी होगी या कोई प्रॉब्लम होगा। आप निश्चिंत हो जाइए और म्यूचुअल फंड के थ्रू आप अपना शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें भी बहुत ऑप्शंस हैं, मैं थोड़ा सा उस पर भी आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने अभी 5 ऑप्शंस आपको बताए थे। सो अगर इट ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज़ योर गोल, आपका गोल क्या है, इन्वेस्टमेंट का गोल क्या है। अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है,
अगर आप आज से 10 साल 15 साल 20 साल बाद के लिए कुछ बचाना चाह रहे जी। हैं एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए, घर बनाने के लिए, फॉरेन ट्रैवल के लिए, सो ये आपका गोल है, तो उसके बेसिस पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल इक्विटी क्या होता है, बेसिकली इक्विटी बैक टू बैक शेयर्स ऑफ कंपनीज में इन्वेस्टेड होता है। इक्विटी में भी बहुत सारे बाइफर्केशन है, जैसे आपको अगर ब्लू चिप फंड मतलब बढ़िया से बढ़िया कंपनी में करना है तो आपके पास इक्विटी में ब्लू चिप फंड में भी ऑप्शन अवेलेबल है। मिड कैप फंड में, ब्लू चिप मतलब लार्ज कैप फंड बेसिकली हो गया। मिड कैप फंड में मतलब कि मिड कैप फंड का मतलब होता है कि जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिस कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ और मतलब कि हो, वो बेसिकली मिड कैप कंपनीज में आती है। अच्छा। और लार्ज कैप कंपनीज में जो 5000 से मतलब कि जो 5000 से 20,000 करोड़ में मिड कैप में आ जाएगी, 20,000 एंड एबव लार्ज कैप में आ जाएगी, जो बड़ी कंपनी हो गई, जैसे रिलायंस हो गई, टाटा ग्रुप हो गई, इन्फोसिस हो गई, ये सारे मतलब बेसिकली लार्ज उसमें कैपिटलाइजेशन में आ जाएगी। इसमें क्या है रिटर्न, इसमें एक स्टडी रिटर्न है, बिकॉज ये ऑलरेडी एक स्केल अप कर चुकी हैं बिजनेसेस, काफ़ी कंट्रोल्ड बिजनेसेस हैं और इनका रिस्क वगैरह काफ़ी कम है। तो थोड़ा सा आपको एक वेटेड एवरेज बट फिर भी ट्रेडिशनल जो प्लान है उससे बहुत अच्छा रिटर्न देगा। तो लार्ज कैप हो गया, फिर मिड कैप हो गया, फिर स्मॉल कैप। स्मॉल कैप जो ग्रोइंग कंपनीज है, जो ग्रोइंग कंपनीज है उनका, उनमें इन्वेस्टमेंट होता है, तो इसमें थोड़ा रिस्क भी होता है बट इनका रिटर्न भी स्मॉल कैप का कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। अकॉर्डिंगली मिड कैप में भी थोड़ा रिस्क होता है, कम होता है, मिड कैप से कम होता है, बट लार्ज कैप से थोड़ा ज़्यादा होता है, बट इसका रिटर्न भी लार्ज कैप के शेयर से कम ज़्यादा होता है। और लार्ज कैप जो स्टैब्लिश कंपनी है तो उनका थोड़ा रिस्क भी कम है और रिटर्न भी मॉडरेट होता है। एक नॉर्मल क्वेश्चन जो लोगों से आता है, LIC किसके साथ का LIC करना चाहिए? फैमिली में बच्चे का, वाइफ का, या खुद अपना? देखिए अब सबसे पहले इसका एक सुटेबल आंसर ये है कि आपके घर में जो सबसे पहले जो अर्निंग मेंबर है, जहाँ से सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है, सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है, अगर उनको कुछ फॉर एग्जांपल फॉर्चुनेट होता है, अनफॉर्चुनेट होता है, सो आपका सोर्स ऑफ इनकम स्टॉप हो जाएगा जी। तो जो भी अर्निंग मेंबर हैं उनको तो अपना LIC ज़रूर लेना चाहिए, बिकॉज उनको पता है कि वो कितना रिस्क अपने पीछे छोड़ के जाने वाले हैं। उनका हो सकता है हाउसिंग लोन हो सकता है कार लोन हो सकता है बच्चों की पढ़ाई के लिए जो भी है, सो उसके लिए हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। LIC किसी का भी हम ले सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स में वाइफ का भी ले सकते हैं, बच्चों का भी ले सकते हैं। LIC में भी ऑप्शन है, एजुकेशन के लिए भी उनका अपना डेजिग्नेटेड डिजाइंड पॉलिसी है, स्पेसिफिक पॉलिसीज़ हैं, मैरिज के लिए भी स्पेसिफिक पॉलिसीज़ हैं, उनमें भी बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन है। आप LIC अगर चाह रहे हैं तो आप सबके लिए भी ले सकते हैं, बट एटलीस्ट आपको उस पर्सन के लिए, उन आदमी के लिए ज़रूर LIC लेके चलना चाहिए जो घर की गार्जियन है, जो सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहे हैं। अगर उनको खुदा न खास्ता कल को कुछ अप्स एंड डाउन हो जाता है तो सो वो चीज़, वो जो कर पाते थे उनका कुछ पूर्ति LIC के जो भी मैच्योरिटी से आएगा उससे निकल जाएगा। ओके, काफी खूबसूरत जर्नी रहा। हम इसे समाप्त करने से पहले 2 लाइन में मैं आपसे चाहता हूं प्रकाश डालें। अभी जो व्यक्ति जो गांव से जुड़े हुए हैं, जो इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, जैसे अपने बिहार के लोग हैं, कारण कि कहा गया है इकोनॉमी अगर अच्छा होता है तो माना जाता है जो बारिश अच्छी हुई है, खेती अच्छी हुई है, इसका तात्पर्य यह है जो सबसे ज्यादा पैसा हमारे किसानों के पास है। तो आज के दौर में जो अपने 80% जो जनता है, जो गांव में रहती है, जो खेती पर आश्रित है, उनके लिए आप क्या सजेशन दे रहे हैं? देखिए इसमें थोड़ा सा ये है, जो हमारे किसानों के पास जो भी चीज़ें हैं वो बेसिकली उनके लैंड्स हैं जो वो सेल आउट नहीं कर सकते अपने डे टू डे चीज़ों के लिए। बाकी वो अपने कृषि से जो भी इनकम जनरेट कर रहे हैं उसका एक छोटा सा पोर्शन, मैंने अगेन बोला कि अपना इकोनॉमी इज़ बाउंड टू ग्रो, इंडियन इकोनॉमी इज़ बाउंड टू ग्रो। अभी हम एक्सपेंड करेंगे ही करेंगे, देयर इज़ नो ऑप्शन अवेलेबल इन द वर्ल्ड। हमें आज के डेट में पूरा वर्ल्ड भी हमारी तरफ ही देख रहा है। अगर हम आज का सिनेरियो डिस्कस करें तो सारी जगह पे रिसेशनरी इन्वायरमेंट है, सब जगह पे इन्फ्लेशन बहुत हाई है और कहीं भी पॉजिटिव इंडिकेशंस नहीं आ रहे हैं, फिर भी हमारा जो इकोनॉमी है वो 6 से 7% के बीच में ग्रो कर रहा है। अभी वर्ल्ड में अगर मैं कहूँ तो सबसे फास्ट एंड सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी अगर आज के डेट में, आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो इंडिया है। अगेन इंडिया एज ए ऑप्शन, वर्ल्ड को जो ऑप्शन दिखता था पहले चाइना में, सो इंडिया इज़ कंसिडर्ड एज अल्टरनेट ऑप्शन टू द वर्ल्ड एज अगेंस्ट चाइना। सो इंडिया एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बनने वाली है। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अभी भी आ रहे हैं, रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट अभी इंडिया में आया है, आगे भी आएगा। और मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है, अभी तक हमारा जो भी GDP का कंट्रीब्यूशन है
आपको भी पता होगा सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा है। Yes. मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग बहुत कम अभी कर पा रहे हैं। सो आने वाले टाइम में हम लोग एक मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हब बनने वाले हैं। आईटी में हमने अच्छा किया है, लेकिन सर्विस मेरा सेक्टर में हमने क्वेश्चन अच्छा वही किया है है। कि अगर जो रूरल एरिया के लोग हैं जिनको इनके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, वो कैसे invest हाँ करें? सॉरी, मैं उस पर आता हूँ। देखिए, म्यूचुअल फंड की जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, वो बहुत सारे, जैसे एलआईसी भी म्यूचुअल फंड करती है। आज के डेट में एलआईसी का भी म्यूचुअल फंड का अपना एक स्पेसिफिक ब्रांच है। साथ में एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी का भी एएमसी है, और एक्सिस बैंक का भी एएमसी है। एसबीआई का प्रेजेंस पूरे इंडिया में है। तो मैं अगर किसान हूं तो मैं क्या करूं सबसे पहले? सो आप सिंपल, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड में, Yes, sir. आप किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में जाइए, किसी भी बैंक में जा किसी सकते ब्रांच में जाइए। Okay. शायद उस ब्रांच में उस म्यूचुअल फंड का सेक्शन ना हो, ऑप्शन ना हो, तो आपको बताएंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में नियरेस्ट किस ब्रांच में ये सारा सुविधा उपलब्ध है। उसमें कुछ नहीं करना है, आपका ऑलरेडी बैंक में केवाईसी हुआ पड़ा है। वही केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में बेसिकली आपका आधार और पैन कार्ड नंबर, बैंक का डिटेल, फोटो एक लगेगा आपका, ये सारी चीज़ें लगेंगी और आपका म्यूचुअल फंड में भी केवाईसी खुल जाएगा। आप मिनिमम 500 से स्टार्ट कर सकते हैं एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। पर मात्र 500 रुपए महीने या जब इच्छा हो तब? 500 रुपये महीना, जब इच्छा हो तब भी। आप वन टाइम करना चाहें तो भी वन टाइम कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। आप अपने पैसे को महीने में डालें या प्रत्येक महीने डालें, इसके लिए आपकी स्वतंत्रता है। आपकी स्वतंत्रता है, बट अगर हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं रिटर्न को अपने, बिकॉज इसमें क्या होता है, इक्विटी मार्केट में जो भी फ्लक्चुएशंस होते हैं मार्केट में, फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा था कोरोना के टाइम में 1920 में स्टॉक मार्केट बहुत क्रैश किया था, काफ़ी लो लेवल पे गया था। सो बेसिकली इसमें जो अप्स एंड डाउन होते हैं मार्केट में, उसका अगर हम बेनिफिट कैटर करना चाहते हैं, देन विल हैव टू बी वेरी सिस्टमेटिक, और उसमें हमें हर महीने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कि जो भी अप्स एंड डाउन्स है मार्केट में शेयर्स के प्राइस में, उसका बेनिफिट हमें मिले तो ही हमारा रिटर्न मैक्सिमाइज होगा। जो मैंने बोला, हिस्टोरिकल रिटर्न कहीं 15 से 20% के बीच में है, तो ओवर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स 10 ईयर्स, बिकॉज बीच में कभी ना कभी मार्केट टूटता है, फिर उठता है, टूटता है, उठता है। तो उस बीच में अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो जनरली आपका जो NAV होगा, नेट एसेट वैल्यू होगा, वो उस समय पे जो आपने खरीदा होगा बहुत कम वैल्यू पे होगा, और आज के डेट में उसका वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। तो बेटर ये है कि आप अमाउंट भले ही कम रखें, 500 का ही रखें, बट मंथली कीजिए, SIP कीजिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिए। आप अमाउंट 500 रखिए, 1000 रखिए, 2000 रखिए, एज़ पर योर कन्वीनियंस। जो भी आपका बचत है, जो भी इन्वेस्टेबल सरप्लस है आपके पास, उसके बेसिस पे आप एक बार बैठ के अपना बजट बनाइए, डिसाइड कीजिए, मगर करिए। और मेरा यही अनुरोध है सबसे कि लंबे अवधि के लिए करिए। आप 3 साल के लिए, 5 साल के लिए मत सोचिए, आप सोचिए 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, और आपको एट द एंड ऑफ 10 ईयर एंड 15 ईयर्स आपके पास बहुत अच्छा कॉर्पस होगा। आपके बच्चों के लिए, आपके रिटायरमेंट के टाइम में बहुत सारा हेल्प करेगा वो पैसा। धन्यवाद। कहने का तात्पर्य, आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में जाएं, वहां पर इसके लिए बजाबते विंडो होती है, उस विंडो पे जाएं। 500 रुपए से भी आप आरंभ कर सकते हैं। और भारतीय संस्कृति में हमेशा यह माना गया है कि बचत ही इनकम का सबसे अच्छा रास्ता है। आप जितना बचत कर पाएंगे उतना ही आगे आपका भविष्य सुदृढ़ होगा। सर, अगले रविवार को हम लोग फिर मिलेंगे, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है, अगले रविवार को आप क्या बताने वाले हैं? अगले रविवार को हम लोग एक बार और डिटेल में बात करेंगे म्यूचुअल फंड में। फिर हम गोल सेटिंग के लिए क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, अगर आप रिटायरमेंट प्लान करना चाहते हैं, बिकॉज आने वाले टाइम में हमारे पास अभी जो भी हमारा एग्जिस्टिंग सोसाइटी है, उसमें बहुत सारे लोगों को पेंशन मिलता है, बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जिनको पेंशन मिलता है। आने वाले टाइम में हमारे पास ऐसी सोसाइटी नहीं रहेगी जिनके पास रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट कोई सोर्स ऑफ इनकम रहेगा। सो हमारे जनरेशन में के लोगों को अपने रिटायरमेंट के लिए बहुत पहले सोच करके प्लान करना पड़ेगा। सो अगर हम लोग उसमें फेल करेंगे तो फिर हमारा लाइफ मिजरेबल होगा, और उस टाइम में फिर हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, बिकॉज हमारा जो भी वर्किंग लाइफ होगा ख़त्म हो जाएगा। सो अर्ली स्टेज में हम लोग रिटायरमेंट का प्लानिंग कैसे करें, मेडिकल से रिलेटेड क्या सिक्योरिटी लें, मेडिक्लेम वगैरह कैसे लें, उसको कब तक चलाएं, उसका बेनिफिट क्या है, ये सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। अब पछतात क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। बिल्कुल। कहने का मतलब, आज के जो नवयुवा पीढ़ी है जिन्हें पेंशन की सुविधा नहीं है, वो क्या करें? इस संदर्भ में आपके पास कोई भी क्वेश्चन होगा, प्लीज कमेंट में लिखे। संदीप जी पूरे विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। जो अभी नवयुवा पीढ़ी है जिनका रिटायरमेंट लगभग 20 साल के बाद है, 15 साल के बाद है, वह क्या करें ताकि उनका अंत समय सुमृत, सुदृढ़ हो, किसी पे आश्रित नहीं हो और अंत तक अपने पैर पर
खड़ा रहे। बिल्कुल स्वाभिमान से खड़ा रहे। बिल्कुल। धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। आशा करता हूं अगले रविवार को हम लोग फिर मिलेंगे बिल्कुल। और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद।